स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द वुमेन्स डे के पर्सपेक्टिव से है। वुमेन्स डे का जो सेलिब्रेशन फंक्शन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। उसी फंक्शन को एड्रेस करते हुए प्रेसिडेंट मैम के द्वारा कहा गया कि वुमेन का जो कंट्रीब्यूशन है हर एक पर्सन के लाइफ के अंदर है, हमारे सोसाइटल स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है या अपब्रिंगिंग है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि मदर को एज ए फर्स्ट टीचर के रूप से जो रिकॉग्नाइज है वो किया जाता है। प्रेसिडेंट मैम के द्वारा अपने एड्रेस के अंदर ऐड ये भी किया गया कि प्रेजेंट समय में हम वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट को कैरी आउट करना है तो वर्क फोर्स के अंदर में वुमेन्स का जो कंट्रीब्यूशन है या जो पार्टिसिपेशन है उसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। प्रेजेंट समय में वर्कफोर्स के अंदर जो लेस पार्टिसिपेशन है उसके बिहाइंड में जो रीजन है वो यही है कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वुमेन के द्वारा वर्कफोर्स के अंदर जो लेस पार्टिसिपेशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि 8 मार्च का जो डे है जिसको कि हम वुमेन्स डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं, वुमेन्स डे का इस साल जो थीम है वो यही रखा गया है कि विकसित भारत को जो हमें अचीव करना है वो नारी शक्ति के थ्रू अचीव करना है। तो थीम क्या है स्टूडेंट्स, नारी शक्ति से विकसित भारत कि 2047 तक जो हमें विकसित भारत का जो टाइटल है, डेवलप्ड इंडिया का जो टाइटल है उसको अचीव करना है। तो नारी शक्ति है, वुमेन्स का जो एम्पावरमेंट है, वुमेन का जो वर्क फोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करने का ज़रूरत है। हमारे कंट्री का जो ये इकोनॉमिक टारगेट है उसके रिगार्डिंग में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट है वो पब्लिश किया गया। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया था कि इंडिया के अंदर में प्रेजेंट समय में वर्क फोर्स के अंदर वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 41% है। आप देखिए कि इस 41% को इंक्रीज करते हुए 55% है वो इंडिया को इंक्रीज करना होगा जिससे कि डेवलप्ड इंडिया का जो टाइटल है उसको अचीव किया जा सके। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से वुमेन डे का जो सेलिब्रेशन थीम है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से आप प्रिपेयर कर सकते हो मदर का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में, या फैमिली का क्या यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। GS4 के अंदर में इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको प्रिपेयर करने का ज़रूरत होना चाहिए, उस तरीके से भी पॉइंट्स आपको पता है वो होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मणिपुर के बारे में है। मणिपुर के वहाँ पे आप देखेंगे कुछ समय से जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट था बट फिर से वहाँ पे जो प्रोटेस्ट के दौरान में एक पर्सन का जो डेथ का जो न्यूज़ है वो बताया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स वहाँ पे फ्री मूवमेंट को अलाउ किया गया। हिली एरियाज़ के अंदर जो कम्युनिटीज़ रहा करती हैं कुकी एंड जो हैं, कुकी एंड जो कम्युनिटीज़ के द्वारा उस फ्री मूवमेंट के रिगार्डिंग में आप देखिए कि प्रोटेस्ट वो किया गया था। एक मार्च भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी। तो उसी के प्रोटेस्ट के दौरान में ये जो बेसिकली कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आया है। मणिपुर हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है कि कंटिन्यूस ये न्यूज़ के अंदर में है। इसका जो लोकेशन है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो म्यांमार के जिसके साथ अपना एरिया ये शेयर करता है, सेंगेन जो स्टेट का एरिया है, चिन स्टेट का जो एरिया है, ये आपको बेसिकली जो पता होने चाहिए क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर में इसी तरीके से आपसे जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाए। नेक्स्ट आप देखिए कि मणिपुरी लैंग्वेज के बारे में तो लास्ट प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके अंदर ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मणिपुरी लैंग्वेज को जो ऐड किया गया था कौन सी लैंग्वेज के साथ में ऐड किया गया था स्टूडेंट्स, कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है, इनको एज ए शेड्यूल लैंग्वेज के रूप से ऐड किया गया। तो हो सकता है कि इस साल मणिपुरी डांस के रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन हो, संकीर्तना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है। इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो अपना एरिया शेयर करते हैं मणिपुर के साथ में, जैसे कि आसाम है, नागालैंड है और मिजोरम है। और आप देखिए कि फिर मणिपुर के साथ में जो म्यांमार का एरिया है वो शेयर होता है, सेंगेन जो रीजन है, तीन स्टेट का जो रीजन है। आप देखिए कि कचिन नाम की एक जगह है, वहाँ पे कचिन नाम की भी एक जगह है। कचिन जो जगह है उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी के द्वारा 2022 या 23 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था लोकेशन बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में हैं, MK गांधी के द्वारा आप देखिए कि एक पदयात्रा के अंदर वो पार्टिसिपेट हुए थे कोचिन के वहाँ पे, त्रावणकोर के वहाँ पे आप देखिए कि एक प्रोटेस्ट मूवमेंट था उस दौरान में 1925 के समय में।
त्रावणकोर के वहाँ पे वैकोम सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो उसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए जाने के दौरान में उनके द्वारा कोची के अंदर रुका गया था, तो उसी का 100 ईयर्स कंप्लीट होने के पर्सपेक्टिव से एक पद यात्रा है उसको ऑर्गेनाइज है वो किया गया कोचीन का जो एरिया है वहाँ पे। बेसिकली स्टूडेंट्स, वैक्यूम सत्याग्रह क्या था? सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग में वैक्यूम सत्याग्रह था। टेम्पल्स के अंदर एंट्री है, सभी सेक्शंस को कैरी आउट किया जा सके, जिसके रिगार्डिंग में उस जो मूवमेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। एम के गांधी के द्वारा उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया गया, बट आप देखिए कंप्लीट उसको लीड है वो नहीं किया गया था। वहाँ का जो लोकल लीडरशिप है उनके द्वारा वो लीडरशिप को प्रोवाइड किया गया था वैक्यूम जो सत्याग्रह है उसके अंदर में। अब स्टूडेंट्स, ये बेसिकली एम के गांधी के बारे में मेंशन है, तो आपको इन्फॉर्मेशन ये भी होना चाहिए कि इनके द्वारा कांग्रेस का एक सेशन है जिसको कि प्रिसाइड है वो किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1924 का जो सेशन है जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? बेलगाम के वहाँ पे। तो आप देखिए कि उसके भी 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। तो आपसे हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन है उसके रिगार्डिंग में आपसे सवाल पूछ लिया जाए। तो आपको जो सेशंस हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। 1924 का बेलगाम के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, 100 ईयर्स उसके भी कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात, और आप देखिए यहाँ पे 1925 के बारे में मेंशन है, तो 1925 का कांग्रेस सेशन को किसके द्वारा हेड किया गया था? सरोजिनी नायडू के द्वारा। फर्स्ट इंडियन वुमेन है, और फर्स्ट वुमेन कौन है जिनके द्वारा कांग्रेस सेशन को हेड किया गया? वो है एनी बेसेंट, जिनके द्वारा आप देखिए इनसे अर्लियर फेज के अंदर जो सेशन है उसको हेड किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रबर बोर्ड के बारे में है। रबर बोर्ड आप देखिए कि उनके द्वारा हमारे जो रबर के जो प्लांटेशन है उसको जियो मैपिंग के अंदर में उनके कंजर्व किया जा सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसी के पर्सपेक्टिव से उनका एक इनिशिएटिव है जियो मैपिंग का जो उनके द्वारा चलाया है वो गया है। जियो मैपिंग इनिशिएटिव रबर प्लांटेशन का है, किसके अंडर में है? ये है इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर का एक इनिशिएटिव फ्रेमवर्क है, उसके अंडर में इसको चलाया गया है। आप देखिए कि इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर का जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर में जियो मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। कि क्यों स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट्स? किसी भी तरीके का डिफोरेस्टेशन है वो ना होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के वहाँ पे एक रेगुलेशन है जो 2021 के समय आया था, 2021 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, जिसके अंदर यही किया गया था कि यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन जो रेगुलेशन है कि किसी ऐसे कंट्री से जो रबर का आप देखिए कि उनके द्वारा इंपोर्ट है वो नहीं किया जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली डिफोरेस्टेशन का एक्टिविटी है वो हुआ हो। तो यूरोपियन यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन एक्ट है उसको अवॉइड करने के पर्सपेक्टिव से, उसका जो यहाँ पे बाईपास करने के पर्सपेक्टिव से जियो मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो चलाया गया, डिफोरेस्टेशन का एक्टिविटी है वो ना हो। रबर बोर्ड के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कहाँ पे है ये? केरल का जो कोटायम का एरिया है, केरल का जो कोटायम का एरिया है वहाँ पे रबर बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो इसी वजह से केरल के वहाँ पे ये जियो मैपिंग है उसको चलाया करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे क्या इस तरीके से जो रबर बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर आप देखिए कि एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था टी बोर्ड के रिगार्डिंग में। टी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था 2022 के पेपर के अंदर में। तो आपको होमवर्क है आपके लिए, टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कॉफ़ी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आईपीसीसी के बारे में है। आप देखिए कि हमारे क्लाइमेट चेंज को डील करने के पर्सपेक्टिव से आईपीसीसी के द्वारा जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश किया जाता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल है बेसिकली क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में। 1988 के समय इसका जो सेटअप है वो किया गया था। कब सेटअप किया गया स्टूडेंट्स? 1988 के समय में आईपीसीसी का कौन से दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा इसको सेटअप किया गया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नारोबी के केन्या के अंदर में। और वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा। तो 1988 के समय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड WMO के द्वारा इसका जो सेटअप है वो किया गया है आईपीसीसी का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आईपीसीसी का? वो आपको जिनेवा के अंदर में है। मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा के अंदर सिचुएटेड हैं स्टूडेंट्स। कुछ अदर एरियाज के अंदर भी हैं, जैसे पेरिस के अंदर भी हैं कुछ हेडक्वार्टर्स। तो स्टूडेंट जिनेवा के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। उसके जो चीफ हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। इंडिया के अंदर में टेरी के द्वारा एक समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट।
टेरी के द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। तो उसी को एड्रेस करते हुए कहा गया कि जो नेक्स्ट आईपीसीसी का जो रिपोर्ट है जो क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से पब्लिश किया करते हैं, 7th रिपोर्ट है 2027 तक उसको जो पब्लिश है वो किया जाएगा। अभी तक जो असेसमेंट रिपोर्ट्स हैं, 6 असेसमेंट रिपोर्ट हैं वो पब्लिश हुए हैं। क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग में उनके द्वारा समय समय पे मेंशन किया गया है कैसे क्लाइमेट फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी का रिक्वायरमेंट है, वो सब इंफॉर्मेशन इनके द्वारा मेंशन की गई हैं अर्लियर रिपोर्ट्स के अंदर में। तो 7th रिपोर्ट है जो जल्दी ही आने वाले समय के अंदर उसका जो असेसमेंट है उसको स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉटन के पर्सपेक्टिव से है, इंडिया आप देखिए कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको कॉटन प्रोड्यूसिंग जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। बट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में कॉटन का जो प्राइस है वो काफ़ी लो होने की वजह से या इंडिया के अंदर में लो यील्ड का जो सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से कॉटन का जो इम्पोर्ट है वो इंडिया के द्वारा किया गया है। तो इकोनॉमिक सिचुएशन के रिगार्डिंग में तो कोई डिस्टर्बेंस ये नहीं क्रिएट करेगा क्योंकि इंटरनेशनल जो मार्केट का प्राइस है वो काफ़ी कम है इंडियन कॉटन के कंपेरिजन के अंदर में। कॉटन आप देखिए कि इंडिया के अंदर में कहाँ पे उगाया करते हैं। कॉटन के रिगार्डिंग में एक तो आपको जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल पार्ट मीन्स मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात का एरिया है, फिर आप देखिए कि तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का भी जो एरिया है, ये आपको कॉटन प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि अहमदाबाद के वहाँ पे हमारा जो ये वेस्टर्न पार्ट का एरिया है जहाँ पे आपको टेक्सटाइल का जो इंडस्ट्री है उनका डोमिनेशन भी देखने के लिए मिलता है। किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट जब हुआ करता है तो उसके बिहाइंड में 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है स्टूडेंट्स? रॉ मटेरियल का प्रेजेंस होना, रॉ मटेरियल के प्रेजेंस के अलावा आप देखिए कि उसका मार्केट होना। तो यहाँ से हमारे काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, अदर कंट्रीज़ के लिए प्रोडक्ट को सेंड किया जाता है। रॉ मटेरियल कॉटन प्रोड्यूसिंग ये स्टेट्स हैं। फिर स्टूडेंट्स लेबर का प्रेजेंस होना। तो लेबर तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टेट्स के द्वारा लेबर का जो मेनली जो पार्टिसिपेशन है, लेबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो प्ले किया जाता है। और मार्केट के अलावा स्टूडेंट्स लेबर के अलावा रॉ मटेरियल के अलावा आप देखिए कि फाइनेंस का अवेलेबिलिटी। तो इस एरिया के अंदर हमारे अर्लियर फेज के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इस्टेब्लिशमेंट मेजर लेवल के ऊपर में था। तो इसी वजह से हमारी मोर इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है क्या तो आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर में क्या आपको ईस्टर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट जीएस पेपर 1 के अंदर में ये क्वेश्चन होता है, आपको ये पता होने चाहिए क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं इंडस्ट्री के रिगार्डिंग में। क्लाइमेटिक कंडीशन भी था उस समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, जो गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डॉल्फिन के बारे में है, जो हमारा रिवर डॉल्फिन है उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे तो आप देखिए कि डॉल्फिन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको शो किया गया है, यहाँ पे बताया गया है जो सेंसस कंडक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट डॉल्फिन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ करता है। अगर आपने डिफेंस के अंदर में टॉर्पीडो का जो अगर आपने शेप ऑब्जर्व किया हो तो उस तरीके से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका अपीरेंस है वो हुआ करता है। 2 टाइप का आपको जो डॉल्फिन्स हैं वो देखने के लिए मिलेगा। एक आप देखिए कि फ्यूकिलेटिव डॉल्फिन्स हैं जो कि मैरीन एंड फ्रेश वाटर के अंदर रहा करती हैं। एक जो डॉल्फिन है वो ओब्लिगेट है जो कि ओनली आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इंडस जो रिवर डॉल्फिन है वो आप देखिए कि ओब्लिगेट है, फ्रेश वाटर के अंदर उसका जो प्रेजेंस है वो हुआ करता है। तो 2 टाइप का यहाँ पे डॉल्फिन्स हैं। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट अगर हम डॉल्फिन के बारे में डिस्कस करें तो अमेजन का जो एरिया है, अमेजन के वहाँ पे स्मॉलेस्ट डॉल्फिन है वो पाया करती है। ओरिनोको रिवर है, ओरिनोको जो रिवर है, ओरिनोको रिवर का जो एरिया है उसके अंदर में जो बेसिकली प्रेजेंस है वो हुआ करता है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि इरावडी डॉल्फिन भी मिला करती है। चिलिका लेक का एरिया है वहाँ पे इरावडी जो डॉल्फिन है उसका भी प्रेजेंस है, इरावडी डॉल्फिन का प्रेजेंस है। येंगजे रिवर डॉल्फिन जो कि चाइना के अंदर मिला करती है, उसका जो लास्ट टाइम अपीयरेंस है 2007 के समय हुआ था, तो कम्प्लीटली एक्सटेंशन फेज के अंदर में है येंगजे जो डॉल्फिन है। स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर में इंडस डॉल्फिन भी मिला करती है जो कि आप देखिए कि पंजाब का जो ब्यास का जो एरिया है, हरीके जो वेटलैंड का एरिया है वहाँ पे जो आपको इंडस डॉल्फिन है वो भी मिला करती है। और पंजाब का स्टेट एनिमल भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा डॉल्फिन जो है। अगर हम बात करें डॉल्फिन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो उनका जो 4 हेड हुआ करता है वहाँ पे आप देखिए कि फैटी स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो 4 हेड का जो एरिया है वो फैटी स्ट्रक्चर के अंदर हुआ करता है जिसको कि मिलोन्स के नाम से जाना करते हैं, मिलोन है।
बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस इनके द्वारा जो कैरी आउट करना है, जो साउंड के बेसिस पे ये लोकेशन को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि आप देखिए कि ब्लाइंड आपको देखने के लिए मिलती हैं डॉल्फिन्स जो हैं, जो इंडस डॉल्फिन है वो ब्लाइंड है। इनके द्वारा एक वॉइस भी निकाला करते हैं, सूसू का उसको बोला करते हैं, सूसू इनका एक वॉइस हुआ करता है। इको लोकेशन को फाइंड करने के पर्सपेक्टिव से मेलोन का जो एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, मेडी वाटर के अंदर इनका मैक्सिमम जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब अगर हम बात करें सेंसस के बारे में, तो आप देखिए कि 2020 के समय हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा मिशन डॉल्फिन है या प्रोजेक्ट डॉल्फिन है उसको स्टार्ट किया गया था। किसको स्टार्ट किया गया स्टूडेंट्स? प्रोजेक्ट डॉल्फिन को। मेन टारगेट क्या था प्रोजेक्ट डॉल्फिन का? मेन टारगेट यही था कि डॉल्फिन का जो पॉपुलेशन है उसको कंजर्व करना है, उनका यहाँ पे कैलकुलेशन को कैरी आउट करना है। तो फर्स्ट टाइम हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा सर्वे किया गया वर्ल्ड विद कंट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सेंसस के अंदर में यही सामने आया है कि गंगा है, गंगा का ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा का जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस का जो एरिया है, ब्यास का जो एरिया है वहाँ पे, और उसका जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे आपको डॉल्फिन्स का जो प्रेजेंस है। लार्जेस्ट जो डॉल्फिन है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर में है, हाईएस्ट नंबर उत्तर प्रदेश के अंदर है, फिर बिहार के अंदर है। बिहार के वहाँ पे तो आप देखिए कि विक्रमशिला एक इंडस रिवर डॉल्फिन के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग में एक सेंचुरी है, उसी का इस्टेब्लिशमेंट है। फिर स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल है, आसाम का एरिया है, और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर भी जो नंबर्स हैं वो काफ़ी सही हैं। राजस्थान के अंदर भी डॉल्फिन्स का प्रेजेंस है। अगर हम कंपेयर करें पंजाब के कंपैरिजन के अंदर में, तो राजस्थान के अंदर जो मोर नंबर ऑफ डॉल्फिन्स हैं उनका प्रेजेंस है। कैसे इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, सेंसस का किस तरीके से एस्टिमेशन को कैरी आउट किया गया? बेसिकली स्टूडेंट्स काफ़ी हार्ड था ये डिटेक्ट करना। एक तो आप देखिए कि डॉल्फिन्स का जो प्रेजेंस है वो अंडर वाटर हुआ करता है, तो विजुअल बेसिस को भी यूज किया गया है, अंडर वाटर वे के अंदर भी यूज किया गया है। इनका जो डीएनए है, पग मार्क्स हैं, उन काफ़ी सारे ऐसे जो एरियाज हैं उनको उनके कैलकुलेशन के बेसिस पे ये जो सेंसस है वो कंडक्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूएस से ऑयल इंपोर्ट के बारे में है, यूएस से जो इंडिया के द्वारा प्रॉमिस किया गया कि जो ऑयल का इंपोर्ट है वो करेंगे। तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में हमारा $15 बिलियन के आसपास जो ऑयल का इंपोर्ट है यूएस से, उसको 25 बिलियन है वो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा किया जाएगा। लिक्विड नेचुरल गैस है उसको हम यूज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट हमें क्या रिसीव होगा? यूएस के द्वारा इंडिया का एज ए फुल टाइम मेंबर के रूप से इंटरनेशनल एटॉमिक जो एनर्जी एजेंसी है, सॉरी एटॉमिक नहीं है यहाँ पे, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसके अंदर में इंडिया को एज ए फुल टाइम मेंबर के रूप से ऐड है वो किया जाएगा यूएस के द्वारा। 2007 के समय एज ए एसोसिएट मेंबर या एसोसिएट कंट्री के रूप से इंडिया है वो ऐड हुआ था इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अंदर में। और आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। 1973 के समय इसको सेटअप किया गया था। एनर्जी के रिगार्डिंग में रिपोर्ट भी निकालता है, किस कंट्री के द्वारा किस तरीके से एनर्जी का यूटिलाइजेशन है। स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हुआ करते हैं उसके रिगार्डिंग में भी इनका एक रिपोर्ट हुआ करता है कि हर एक कंट्री को स्ट्रेटजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है उनको बनाने का ज़रूरत है, जिससे कि कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है उस समय जो पेट्रोल है उसको यूटिलाइज किया जा सके। मिनिमम 15 डेज का जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो हर एक कंट्री के पास में होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्सपेक्टिव से है, हमारे इंडियन फर्म्स के रिगार्डिंग में जो लोकल आप देखिए एआई कोर्स है उसको डेवलप किया गया है। लोकल हमारा जो डाटा है उसको कलेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से, उसको बेटर वे के अंदर यूटिलाइज करने के पर्सपेक्टिव से। तो लोकल एआई जो एआई कोर्स है उसके बारे में मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एआई कोर्स है उसको डेवलप है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके द्वारा यूएस के साथ में किसी भी तरीके का जो डिस्कशन है उससे डिनाई किया गया है। ईरान स्टूडेंट्स कौन कौन सी वाटर बॉडी हैं जिसके साथ अपना एरिया शेयर करता है? आप देखिए कि नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कैस्पियन सी है, फिर यहाँ पे आपको पर्शियन गल्फ है, और स्टूडेंट्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज के भी आउटर साइड के अंदर इनका प्रेजेंस है। तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी अपना एरिया है वो शेयर करता है ईरान। तो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर ही जो आप देखिए कि चाहबार पोर्ट है वो सिचुएटेड है, जो इंडिया उसके थ्रू अफगानिस्तान के अंदर में अपना जो गुड्स है वो सप्लाई किया करता था। इंडिया बाबत आप देखिए कि इसको यूटिलाइज कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में। म्यांमार जो कि हमारे इंडिया के आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, तो म्यांमार के वहाँ पे जो 2021 के समय जो आर्मी के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था,
अभी आर्मी के द्वारा कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर वहाँ पे इलेक्शंस है वो कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पाकिस्तान के बारे में है। अहमदिया जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको अरेस्ट है वो किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके अगेंस्ट में काफ़ी बार वायलेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अहमदिया हैं, हजारा हैं और रिलीजियस जो माइनॉरिटी हैं उनके अगेंस्ट में तो आप देखिए कि काफ़ी ज़्यादा लेवल के ऊपर में है। ये तो बेसिकली जो इस्लामिक जो यहाँ पे रिलीजन है उसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, तालिबान के द्वारा वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन के दौरान में कहा गया कि वुमेन का जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अफगानिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूक्रेन के वहाँ पे जो अटैक्स हैं वो हुए हैं, रसिया के द्वारा मोर अटैक्स हैं वो कैरी आउट किए गए हैं जिसमें कुछ डेथ्स हैं वो भी हुई हैं। और यहाँ पे जो आप देखिए कि अरब कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनका गाजा के रिगार्डिंग में जो प्लान था उसके कम्प्लीटली डिफरेंट वे के अंदर उनका रेजोल्यूशन है वो उनके द्वारा पास है वो किया गया है। स्टूडेंट, द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर पब्लिश होती हैं कुछ फोटोज के थ्रू आप देखिए कि शो किया जाता है। तो यहाँ पे फोटोज के थ्रू शो किया गया है कि एक लेक है जिसको कि एक स्ट्रीम है जिसको कि नादरू के नाम से जाना करते हैं। कश्मीर के अंदर में वेजिटेबल की ग्रोइंग के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डल लेक है और अनचेन लेक है उसको एक कनेक्ट करने वाला स्ट्रीम है जिसके अंदर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन है, वहीं पे ही मार्केट है वो लगता है। तो उसकी उसी के फोटो के थ्रू यहाँ पे शो है वो किया गया है। कुछ पोल्यूशन लेवल्स में उसके बारे में भी मेंशन है, पोल्यूशन लेवल का इंक्रीज है वो हो सकता हुआ है वहाँ पे इस स्ट्रीम के एरिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट उसको नोट डाउन कीजिए और जो होमवर्क पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एक होमवर्क और है यहाँ पे स्टूडेंट कि गांधी फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सेशन के अंदर अपीयर हुए थे, नॉट एज ए प्रेसिडेंट, कब एज ए मेंबर के रूप से उन्होंने उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। कि 1901 के कांग्रेस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया गया था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।